कि वो एलिफेंट आइलैंड की ओर जाएंगे। शैकल्टन के हिसाब से एलिफेंट आइलैंड उनकी करंट पोजीशन से लगभग 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में था और बर्फ का टुकड़ा भी लगातार कई दिनों से उसी दिशा में बह रहा था। कुछ ही दिनों में ये दूरी घटकर केवल 50 किलोमीटर रह गई। लेकिन इस दौरान एक और खतरा सामने आ गया। जिस बर्फ के टुकड़े पर उनका कैंप था वो तेजी से पतला होता जा रहा था और किसी भी समय टूट सकता था। अब इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा था। इसलिए शैकल्टन ने फैसला किया कि अब बर्फ छोड़कर लाइफ बोट्स में समुद्र में उतरना ही होगा। तीनों नावों को धकेलते हुए उन्होंने उन्हें खुले पानी तक पहुंचाया और सब उसमें सवार होकर एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। तेज लहरें उनकी लाइफ बोट्स को लगातार इधर उधर उछाल रही थी। कैप्टन फ्रैंक वर्सली लगभग 80 घंटे से सो नहीं पाए थे। कई लोग भूख और गंदे पानी की वजह से बीमार हो चुके थे और आधे से ज्यादा लोग मानसिक रूप से टूटकर अपना हौसला खो चुके थे। लेकिन जितने लोग भी स्वस्थ थे वो लगातार नावों को चलाते रहे। इस तरह लगातार 7 दिन तक पैडल मारने के बाद वो 16 अप्रैल 1916 को एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। करीब 1.5 साल बाद उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी। यह आइलैंड वीरान, ठंडा और बंजर था, जहां शायद ही कभी कोई जहाज आता था। लेकिन फिर भी उस पल उनके लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि यहाँ ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इस आइलैंड पर खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। एलिफेंट आइलैंड से सबसे नजदीकी ह्यूमन सेटलमेंट कम से कम 960 किलोमीटर दूर था। साउथ अमेरिका का केप हॉर्न और फॉकलैंड आइलैंड्स करीब इतने ही फासले पर थे, जबकि साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जहां से उन लोगों की मेन एक्सपीडिशन शुरू हुई थी, वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता। केप हॉर्न और फॉकलैंड आइलैंड्स पास तो थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक ड्रेक्स पैसेज से होकर गुजरता था। यहां से गुजरना मतलब खुद मौत के मुंह में जाने के बराबर था। यहां 12 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं और अब तक यहां 20,000 से ज्यादा सेलर्स अपनी जान गंवा चुके थे। ऐसे में शैकल्टन ने फैसला किया कि वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन समस्या ये थी कि ज्यादातर क्रू की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन्हें इतनी दूर तक केवल लाइफ बोट से ले जाना बेहद जोखिम भरा होता। इसलिए शैकल्टन फैसला करते हैं कि वो सिर्फ 6 लोगों की छोटी टीम लेकर साउथ जॉर्जिया आइलैंड जाएंगे और वहां से हेल्प लेकर वापस अपने साथियों को रेस्क्यू करने एलिफेंट आइलैंड लौटेंगे। इस तरह 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही कैंप लगाकर शैकल्टन का इंतजार करने वाले थे। शैकल्टन ने वहां रुकने वाली टीम की जिम्मेदारी फ्रैंक वाइल्ड को सौंपी, जो पहले भी उनकी कई एक्सपेडिशंस में साथ रह चुके थे। सब तैयारियां पूरी करने के बाद 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन अपने 5 साथियों फ्रैंक वर्सली, टॉम क्रीन, हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी के साथ एक छोटी लाइफ बोट में सवार होकर स्कॉटिया सी के रास्ते साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। प्लान ये था कि वो 4 घंटे नाव चलाएंगे और 4 घंटे आराम करेंगे। लेकिन समुद्र की लहरें इतनी खतरनाक थी कि कई बार बोट में पानी भर जाता तो कभी ऊंची लहरें उसे अपने साथ ऊपर उछालकर फिर से जोर से पानी पर पटक देती। कई बार ऐसा लगता कि नाव अब डूबने ही वाली है, लेकिन हर बार वो किसी तरह बच निकलते। इसकी वजह ये थी कि इस रास्ते में भी ड्रेक पैसेज का असर पूरी तरह टाला नहीं जा सका था और उसी उफनते समुद्र का कहर उनकी छोटी सी नाव पर टूट रहा था। इस बीच सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर भी शुरू हो चुकी थी और अब केवल 4 घंटों के लिए आसमान में सूरज दिखाई देता था। ऐसे में उन्हें डायरेक्शन का सही अंदाजा लगाने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। अगले 16 दिनों तक वो लगातार समुद्र की विशाल और खतरनाक लहरों और तेज तूफानी हवाओं से जूझते रहे। वो कभी बोट से पानी निकालते तो कभी उसमें जमती बर्फ को हटाते। आखिरकार एक दिन उन्हें दूर से साउथ जॉर्जिया आइलैंड दिखाई दिया। अब वो उससे केवल 5 किलोमीटर दूर थे। क्रू पूरी तरह थक चुका था और उनमें अब पैडल मारने की ताकत भी नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने पैडल छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने सब कुछ कुदरत के हवाले कर दिया हो। लेकिन सभी मुश्किलों को पार कर फाइनली 17 दिनों की इस खतरनाक यात्रा के बाद सर शैकल्टन और उनके 5 साथी साउथ जॉर्जिया के वेस्ट कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी के मारे एक दूसरे से लिपट गए। उन्हें लगा कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई है। लेकिन जब उन्हें अपनी सही लोकेशन का अंदाजा हुआ तो पल भर में उनके चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो आइलैंड के गलत किनारे पर पहुंचे थे, जहां कोई इंसानी बस्ती नहीं थी।
यहाँ इंसान बिल्कुल ऑपोजिट साइड में रहते थे जहाँ वेलिंग स्टेशंस थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए करीब 40 किलोमीटर के बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर पार करने पड़ते। उस समय उनकी हालत ऐसी थी कि वो एक कदम की चढ़ाई भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय आराम करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के सील्स और दूसरे समुद्री जीवों का शिकार किया ताकि कुछ ताकत वापस आ सके, क्योंकि आगे उनका इंतजार इस पूरी कहानी की सबसे कठिन पैदल यात्रा कर रही थी। साउथ जॉर्जिया आइलैंड के पहाड़ इतने खतरनाक थे कि इससे पहले कभी किसी इंसान ने उन्हें पैदल पार नहीं किया था, लेकिन शैकल्टन और उनके साथियों के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 9 दिनों के आराम के बाद भी हैरी मैकनिश, जॉन विंसेंट और टिमोथी मैकार्थी रिकवर नहीं कर सके, इसलिए 19 मई 1916 को अर्नेस्ट शैकल्टन ने उन्हें वहीं छोड़कर फ्रैंक वर्सली और टॉम क्रीन के साथ हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उन्हें सही रास्ते का कुछ पता नहीं था, इसलिए सामने जो भी पहाड़ दिखता वो उसी पर चढ़ जाते। कहीं गहरी खाइयां मिलती तो कहीं सीधी खड़ी चट्टानों की दीवारें रास्ता रोक लेती। जब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो नीचे उतरते और फिर किसी दूसरे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। घंटों की कोशिश के बाद भी उन्हें सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। करीब 24 घंटे तक भटकने के बाद उन्होंने सामने दिख रही एक गहरी घाटी में उतरने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद वहीं से उन्हें वेलिंग स्टेशन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। इसके बाद तीनों ने